नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 11th क्लास के अंदर 5वां जो चैप्टर है भवानी प्रसाद मिश्र का पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो जो है देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले वीडियो के अंदर भवानी प्रसाद मिश्र जी का जो जीवन परिचय है उसे विस्तार से समझने की कोशिश की और कविता का जो परिचय है उसे भी जानने की कोशिश करी। सेकेंड वीडियो के अंदर जो कविता है घर की याद, उसके आरंभिक 2 पदों को हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि ये कविता जो है आप लोगों को शुरू से आरंभ से अच्छे से समझ में आ सके। घर की याद जो कविता है ये कब की कविता लिखी हुई है कि जब भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में चले गए थे, कारावास में चले गए थे। और वहाँ रात के समय जब वो बारिश होती है, वर्षा होती है, तो उस समय उसे अपने घर के लोगों की याद आती है। उसी दौरान उसके घर के जितने भी लोग हैं उसकी आंखों के सामने एक एक करके आना शुरू हो जाते हैं। उन्हीं चीज़ों को कवि यहाँ इस कविता के माध्यम से बता रहा है। तो इसी क्रम में आगे देखें, वो कहता है कि और माँ बिन पढ़ी मेरी, यानी कि इससे पहले जो कविता थी, एक बार मैं वापस आपको रीडिंग करके बता देता हूँ कि कहाँ तक हम लोग इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। कि आज बहुत बारिश हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर बरसात हुई है, और उस बारिश से मेरा जो मन है, मेरे प्राण हैं, मेरे घर के लोग जो हैं मेरे प्राणों को घेरे हुए हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तैर रहा है और बहुत तेज बारिश हो रही है, और मेरा जो घर है वो मेरी नज़रों के सामने क्या हो रहा है, तैर रहा है। घर की मुझसे दूर है, घर खुशी का पूर है जो, लेकिन जो घर है वो आज यद्यपि मुझसे दूर है, लेकिन मेरा जो घर है वो खुशियों से परिपूर्ण है, खुशियों से भरा पूरा मेरा परिवार है। आगे कहता है घर की घर में 4 भाई, हम घर की घर में 4 भाई हैं, ठीक है। मायके से बहन आई, और मायके में जो है मेरी बहन आई बाप के घर, और मेरी जो बहन है वो अपने पिताजी के घर आई। हाय रे परिताप के घर, और उस समय मेरा जो घर है वो एक परिताप का, दुखों का घर बन गया होगा, क्योंकि जब मेरी बहन आकर के मेरे सारे भाई और बहनों से मिली होगी तो वहाँ पर मेरे बारे में भी पूछा होगा, और जब मैं वहाँ मौजूद नहीं होऊंगा या मेरे जेल में होने की सूचना उसे मिली होगी तो इस बात को देखकर वो रोने लगी होगी, और उसे रोता हुआ देखकर घर के लोग भी रोना शुरू कर दिए होंगे। और इस तरह मेरे खुशियों से भरा पूरा परिवार है जो परिताप का घर बन गया होगा। हाय रे परिताप का घर, इसलिए वो कहकर बोलता है घर की घर में सब जुड़े हैं, और घर के अंदर सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, अर्थात सभी के अंदर बहुत गहरा घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। सबके इतने कब जुड़े हैं, और सबके लोग जो हैं, सभी लोग कब ऐसा अवसर हुआ है कि जब एक साथ इस तरह से एकत्रित हुए हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, और मेरे 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं, और सभी के अंदर भुजाओं के समान अत्यधिक गहरा संबंध है, प्रेम है। उसी आगे कहता है और माँ बिन पढ़ी मेरी, और जो मेरी माँ है वो बिना पढ़ी लिखी है। मेरी जो माता है वो बिना पढ़ी लिखी है। बच्चों यहाँ जब अपन लिखेंगे भाव सौंदर्य तो ये बताएंगे, यहाँ अपने माँ के बारे में बता रहा है, यहाँ अपने पिताजी के बारे में बता रहा है, उसके व्यक्तित्व के बारे में बता रहा है, तो यहाँ अपने माता जी के व्यक्तित्व की बात कर रहा है। और माँ मेरी बिन पढ़ी मेरी, यानी कि जो मेरी माँ है वो बिना पढ़ी लिखी है, दुख में वह गड़ी मेरी, और वह दिन रात मेरे दुखों में गड़ी रही होगी। क्योंकि जो माँ है वो तो माँ ही होती है, और माँ के प्रेम और उसके स्नेह का मुकाबला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। कि मेरी माँ जो है वो बिन पढ़ी लिखी है, उसे नहीं मालूम है कि मैं किस कारण से जेल में बंद हूँ, किस वजह से हूँ। वह तो दिन रात इसी दुख में गड़ रही होगी कि मेरा जो भवानी, मेरा जो प्यारा बेटा है वो इस समय जेल में बंद है, इसलिए मेरे दुख में वह दिन रात गड़ रही है। माँ की जिसकी गोद में सिर, और मेरी माँ ऐसी स्नेह और प्रेम की मूर्ति है कि जिसकी गोद में मैं सिर रख दूं तो उसके बाद में रख लिया तो दुख नहीं, फिर तो उसके बाद में फिर किसी भी दुख का एहसास नहीं होता है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं, और एक बार मैंने अपनी माँ के गोद में सिर रख लिया तो फिर मुझे किसी दुख का एहसास नहीं होता है, ठीक है।
माँ की जिसकी स्नेह धारा कि जो मेरी माँ है उसकी जो स्नेह की धारा है वो का यहाँ तक भी पसारा, वो यहाँ तक भी इस कारावास में भी उसकी स्नेह की धारा जो है फैली हुई है। अर्थात माँ की जो ममता है, माँ का जो प्रेम है वो यहाँ जेल में भी मुझे याद आता है। कितना प्रेम, कितना स्नेह मेरी माता मुझसे करती है। तो माँ का जो वो प्रेम है वो यहाँ तक भी पसारा है, यहाँ तक भी फैला हुआ है। उसे लिखना नहीं आता है जो कि उसका पत्र आता, कि जो मेरी माँ है उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो मेरे समाचार जानने के लिए, मेरी खैर खबर पूछने के लिए मुझे पत्र अवश्य लिखती। इसी चीज़ को वो यहाँ बताता है कि मेरी माँ जो है उसे लिखना नहीं आता है, इसीलिए उसका मेरे लिए अब तक कोई पत्र नहीं आया है। इस तरह से वह यहाँ इस पद के अंदर इन चीज़ों को बताता है कि किस तरह से वो जेल में रहकर अपने घर के लोगों की याद करता है। तो वापिस सुन लीजिए, कवि यहाँ आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरी जो माँ है वो बिना पढ़ी लिखी है और वह मेरे दुख में डूबी हुई है, क्योंकि मैं अन्य भाई बहनों की तरह उसके पास ना होकर इस समय कारावास में कैद हूँ। मेरी जो माँ है वो साक्षात ममता की क्या है, मूर्ति है, ममता से भरी हुई है और इतनी परिपूर्ण है, यदि एक बार उसकी गोद में अपना सिर रख लूँ तो फिर कोई भी दुख कहने मात्र के लिए भी मेरे पास आकर खड़ा नहीं हो सकता। कवि कहता है कि मेरी माँ का पावन स्नेह का फैलाव यहाँ कारागार, जेल तक भी है। मैं उसके पावन स्नेह का यहाँ भी अनुभव करके सिहर जाता हूँ, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है, इसलिए उसे चिट्ठी लिखनी नहीं आती है। यदि ऐसा होता तो उसका पत्र कारावास में भी जरूर आता। तो ये इस तरह से आप लोग इसका अनुवाद पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने बच्चों इसके अर्थ ग्रहण से संबंधी ये प्रश्न लिखे हैं और उसके बाद में सौंदर्य बोध के प्रश्न लिखे हुए हैं। लेकिन आपसे मैं निवेदन यही करूँगा कि इन सब बातों को बताने से पहले एक बार ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से सुने, ताकि ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपने इस कविता के जुड़े हुए पिछले वीडियो नहीं देख रखे तो वो वीडियो भी एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और शुरू से आप इसका होमवर्क कर सकें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें और कोई भी लेक्चर जो है वो आपसे छूटे ना। ठीक है, तो यहाँ अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं समझाता हूँ। देखो कवि ने अपनी माँ की क्या विशेषता बताई है। तो यहाँ देखो कवि की माँ क्या है, माँ मेरी बिन पढ़ी लिखी, कि जो मेरी माँ है वो बिना पढ़ी लिखी है, लेकिन वह स्नेह और प्रेम की क्या है, मूर्ति है। यह सब विशेषताएं हैं। ठीक है ना, मेरी माँ को पढ़ना लिखना नहीं आता है, ये मेरी माँ की जो गोद है वो ऐसी एक बार सिर रख ले तो फिर किसी दुख का एहसास नहीं है। तो ये सब बातें जो हैं उसकी विशेषता के तौर पर लिख सकते हैं, लेकिन लिखना कैसे है आप लोगों को वो ध्यान से सुनिएगा। आप अपना रजिस्टर निकाल लीजिए, पेन ले लीजिए और मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिखते हुए चलिए। लिखिए, मैं बोलता हूँ। कवि ने अपनी माँ की विशेषता बताई है कि उसकी माँ बिना पढ़ी लिखी और ममतामयी है। कवि ने अपनी माँ की विशेषता बताई है कि उसकी माँ बिन पढ़ी लिखी है, बिना पढ़ी लिखी है और ममतामयी है, अर्थात ममता और वात्सल्य की क्या है, मूर्ति है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ममतामयी है। ठीक है, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। कवि की माँ किस दुख में डूब गई होगी। कवि की जो माँ है वो किस दुख में डूब गई कि जो भवानी प्रसाद मिश्र है वो जेल में है। ठीक है, घर के सारे बच्चे घर में हैं लेकिन भवानी नहीं है, इसलिए वह दुख में डूब गई होगी। तो आप इसमें भी नोट करिए जो मैं लिख रहा हूं बच्चों। भवानी प्रसाद मिश्र देश की खातिर, भवानी प्रसाद मिश्र देश की खातिर जेल में बंद हैं, फिर भी पुत्र तो पुत्र ही होता है, इसलिए माँ को अपनी ममता और स्नेह के कारण उसकी याद आती है और यही कारण है कि वह दुख में डूब गई होगी।
भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं जेल में बंद हैं। माँ तो माँ है, पुत्र तो पुत्र है। माँ ममता और स्नेह के कारण उसे याद करके दुख में डूब गई होगी, ऐसा आप इसमें लिखेंगे। ठीक है। माँ की गोद में सिर रखने से दुख क्यों नहीं होता है? अब देखो माँ जो होती है वो कितनी ममता और प्रेम से युक्त होती है, कितनी दयालु होती है। उसकी गोद में एक बार सिर रखने को मिल जाए तो भगवान को प्राप्त कर लिया, जैसे स्वर्ग प्राप्त हो गया हो। तो ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि भाई माँ की गोद में सिर रखने से दुख क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो लिखिए इसके अंदर, माँ ममता की छांव होती है, माँ ममता की छांव होती है, इसलिए उसकी गोद में सिर रखने से दुख नहीं होता है। माँ ममता की छांव होती है, इसलिए उसकी गोद में सिर रखने से दुख नहीं होता है। ठीक है। अब माँ अपने पुत्र को पत्र क्यों नहीं लिख सकी? भाई माँ अनपढ़ होने के कारण, लेना बिन पढ़ी लिखी, तो माँ जो है अनपढ़ होने के कारण अपने पुत्र को पत्र नहीं लिख सकी। लिख लेंगे आप लोग, माँ अपने पुत्र को अनपढ़ होने के कारण पत्र नहीं लिख सकी। ठीक है ना, माँ अपने पुत्र को अनपढ़ होने के कारण, बस इतना सा ऐड करना है, अनपढ़ होने के कारण पत्र नहीं लिख सकी। ठीक है ना, माँ अपने पुत्र को अनपढ़ होने के कारण पत्र नहीं लिख सकी, ऐसा ऐड कर लेंगे आप। ठीक है। फिर आ रहा है सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए भाव सौंदर्य आपको बताना है कि भाई इसका भाव सौंदर्य क्या है। तो लिखिए भाव सौंदर्य में लिखिए बच्चों इसके अंदर, इस पद्यांश में माता की ममता एवं वत्सलता का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। वापिस सुन लीजिए, इस पद्यांश में माँ की ममता और उसके वात्सल्य का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। साथ ही कवि ने निरक्षरता जैसी समस्या को भी उजागर किया है। साथ ही कवि ने निरक्षरता जैसी समस्या को भी उजागर किया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ ये वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अलंकार पूछ रहे हैं, वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। और स्नेह धारा, स्नेह रूपी धारा, प्रेम की धारा, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है और स्नेह धारा शब्द में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो आप लोग इस पद्यांश में अलंकार बता सकते हो। भाषा शिल्प बताइए, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप ये सेम कर सकते हो। इसको छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है। वैसे भाषा शिल्प के अंदर मैंने आपको बता रखी है, पद्यांश की भाषा सरल सुबोध प्रभामयी है, शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है, इसमें मधुरता सरसता गेयता है, तत्सम तद्भव मिश्रित शब्दावली है। ठीक है, मुहावरों का प्रयोग किया गया है। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें भाषा शिल्प में लिख सकते हो। इसमें अलंकारों को भी बता सकते हो, आप छंदों को भी बता सकते हो। ठीक है ना, आप इसमें शब्द शक्ति बता सकते हो, इसमें काव्य के गुण भी बता सकते हो। ये सब बातें भाषा शिल्प में बताई जा सकती हैं। ठीक है, तो इसको अपन जब ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगी तो उस समय और ज़्यादा बढ़िया तरीके से स्पष्ट करेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये पैराग्राफ आपको सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बार बार यही कह रहा हूँ बच्चों, आप लोग ढंग से तरीके से सीखते हुए चलें। अब ये जो आगे का पार्ट बचा हुआ है इसको पढ़ेंगे, इसे आप लोगों ने सीख लिया होगा, अपने रजिस्टर में नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे की साइड और बढ़ते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, अब पिताजी के व्यक्तित्व और उसके चरित्र का चित्रण कर रहे हैं, पिताजी की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर उसने अपनी माता की विशेषताओं का वर्णन किया है और यहाँ उन्होंने अपने पिताजी की विशेषताओं का या उनके चरित्र का चित्रण किया है। तो ये भाव सौंदर्य में बताएंगे चीजें कि भाव सौंदर्य क्या है। तो देखो क्या कह रहे हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि भवानी प्रसाद मिश्र जी अपने पिताजी के व्यक्तित्व या उनके चरित्र की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि यद्यपि मेरे जो पिताजी हैं वो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, लेकिन जो वृद्धावस्था है, जो बुढ़ापा है, वो उनके शरीर पर दिखाई नहीं देता है।
ठीक है ना। यानी कि जो बुढ़ापा है, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि पिताजी यद्यपि वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन जो बुढ़ापा है वो उनके शरीर पर एक क्षण भी व्याप्त नहीं हो पाया, अर्थात उन्हें देखकर लगता नहीं है कि वो वृद्ध हो गए हैं। ठीक है, बुढ़ापा के जो गुण हैं वो उनके ऊपर दिखाई नहीं देते हैं। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं और जो अभी भी दौड़ लगा सकते हैं और खिलखिलाकर हंस सकते हैं। यानी कि मेरे जो पिताजी हैं वो इतने हिम्मत और साहसी हैं, जो अभी भी दौड़ लगा सकते हैं और जो खिलखिलाकर हंस सकें, मौत के आगे ना हिचके। अगर उनके सामने साक्षात मौत अभी आ जाए तो भी वो हिचकिचाते नहीं हैं, अर्थात मौत से भी भयभीत नहीं होते हैं, उससे डरते नहीं हैं। ठीक है, मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके। अगर सामने शेर आ जाए तो भी उससे बिचके का मतलब होता है डरना। शेर से भी वो डरते नहीं हैं, भयभीत नहीं होते हैं। बोल में बादल गरजता है, और वो जब बोलते हैं तो उनके बोल में बादलों की जैसी गर्जना है, गड़गड़ाहट है। ठीक है ना। काम में झंझा लरसता है, और उनके काम करने में आंधी तूफान की तरह जो है उत्साह भरा हुआ है, जोश भरा हुआ है, अर्थात उनके काम में एक झंझा लरसता है, लहराता है। झंझा का मतलब होता है आंधी तूफान, लहराता है, लरसता है, दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर ये वाला जो पद है यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अंदर कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपने पिताजी के व्यक्तित्व या उनके चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करते हुए बताया है कि मेरे पिताजी यद्यपि वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन जो बुढ़ापा है, जो वृद्धावस्था है, उनके शरीर पर एक पल भी व्याप्त नहीं हो पाया है, अर्थात एक क्षण भी उनके शरीर पर वृद्धावस्था दिखाई नहीं देती है। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, और वो अभी भी ऐसे नौजवानों की तरह हैं कि आज भी वो दौड़ लगा सकते हैं और खिलखिलाकर हंस सकते हैं। मौत के आगे ना हिचके। अगर उनके सामने साक्षात मौत आ जाए तो भी वो उससे हिचकिचाते नहीं हैं, और शेर के आगे ना बिचके। और शेर भी अगर उनके सामने आ जाए, शेर से भी सामना करना पड़े तो भी उससे भयभीत नहीं होते हैं, उससे भी वो डरते नहीं हैं। बोल में बादल गरजता है, और जब वो बोलते हैं तो उनके बोल में बादलों की जैसी गर्जना है, गड़गड़ाहट है, और उनके काम करने में आंधी तूफान जैसा जो है उत्साह है, जोश है। ठीक है, तो इसी पैराग्राफ को एक बार मैं रीडिंग कर देता हूं और अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी अपने पिताजी के व्यक्तित्व की विशेषता बताते कहते हैं कि मेरे पिताजी वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन वे अपने मन से बूढ़े नहीं हुए हैं। आज भी उनके हृदय में युवापन का जोश और उत्साह समाया हुआ है। उनका शरीर अब भी इतना स्वस्थ है कि वे युवकों की तरह दौड़ लगा सकते हैं और अब भी खिलखिलाकर हंस सकते हैं। उनकी स्थिति ऐसी है कि उनके सामने अगर मौत भी आकर खड़ी हो जाए तो वे उस मौत से भी मुकाबला कर सकते हैं, और उससे वे किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होते हैं। इतना ही नहीं, वह शेर से भी नहीं घबराते हैं। आज भी उनकी वाणी में जोश भरा हुआ है। वे जब बोलते हैं तो दूर दूर तक बादल की गर्जना की तरह उनकी आवाज़ लहराती हुई सी सुनाई पड़ती है, और जब वे काम में जुट जाते हैं तो उनमें आंधी तूफान जैसी स्फूर्ति और गति आ जाती है। तो यहाँ कवि जो है इस चीज़ के बारे में बताता हुआ चल रहा है। तो देखिए, आप क्वेश्चन आंसरों के बारे में बात करते हैं बच्चों। यहाँ तक ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होगी। बहुत तरीके से मैं आप लोगों को छोटे छोटे पैराग्राफ लेकर के, क्वेश्चन आंसर लेकर के ये चीज़ें जो हैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको ये कविताएं बहुत अच्छी तरह से सीख जाएं। अब यहाँ तक तो हम लोग बच्चों इस तरह से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये कविता बहुत बड़ी है। तो जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे उसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि ये कविता एक बार पूरी कविता आपको समझा दूँ, ये क्वेश्चन आंसर ना समझाऊँ। ठीक है, तो एक बार देखिए ध्यान से। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। कवि के पिता वृद्ध होते हुए वृद्धावस्था से दूर हैं कैसे? तो आप कह सकते हैं कि कवि के पिता यद्यपि वृद्ध हैं, लेकिन जो वृद्धावस्था है वो उन पर व्याप्त नहीं हो पाई है, अर्थात वे मन से वृद्ध नहीं हुए हैं। तो देखिए इसमें लिखेंगे कैसे। कवि का मानना है कि उनके पिताजी अवस्था की दृष्टि से वृद्ध हैं, लेकिन उनके मन में जोश और उत्साह भरा हुआ है, इसलिए वे किसी भी कार्य को उत्साह, जोश और पूरी लगन के साथ करते हैं
और युवकों की तरह हंसते हैं। वापिस सुन लीजिए, कवि का मानना है कि उनके पिता में अवस्था की दृष्टि से वृद्धावस्था नहीं आई है, वृद्ध नहीं है। उनके मन में जोश और उत्साह पूरी तरह से भरा हुआ है, इसीलिए वे किसी भी कार्य को उत्साह, जोश और पूरी लगन के साथ करते हैं और युवकों की तरह हंसते हैं। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो अच्छे से कवि ने अपने पिता की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। तो इसको देखिए, कवि ने अपने वृद्ध पिता की विशेषताओं की ओर संकेत करते हुए कहा है कि वे अवस्था में वृद्ध होते हुए भी उनमें जोश उत्साह की कोई कमी नहीं है। वे अब भी युवाओं की तरह दौड़ते और मुस्कुराते हैं, मौत का भी मुकाबला कर सकते हैं और शेर से भी नहीं घबराते हैं। उनकी आवाज़ में गर्जना है बादलों की तरह और उनके शरीर में आंधी तूफान की तरह स्फूर्ति है। ठीक है, तो ये पूरे पैराग्राफ की आप ये विशेषताएं आप इसमें बता देंगे। कवि ने अपने पिताजी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं। कवि के पिता हिम्मती और साहसी है। कैसे? क्योंकि अगर उनके सामने साक्षात मौत आ जाए तो भी उससे वो घबराते नहीं हैं और शेर से भी वो डरते नहीं हैं। इस तरह वे हिम्मती और साहसी हैं। ठीक है, इस तरह आप बता देंगे कवि के पिता हिम्मती और साहसी हैं। कैसे? कवि के पिता न तो मौत से डरते हैं और ना शेर को देखकर भयभीत होते हैं। इससे उनके हिम्मती और साहसी होने का क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। कवि ने अपने पिता के व्यक्तित्व में समाये किन किन गुणों को याद किया है। कौन कौन से गुण हैं वो आप बता देंगे। लिखो, इसको ध्यान से लिखो बच्चों। कवि ने अपने पिता के व्यक्तित्व में विद्यमान जिंदादिली, बहादुरी और दृढ़ता को याद किया है। कवि ने अपने पिता के व्यक्तित्व में विद्यमान जिंदादिली, बहादुरी और दृढ़ता को याद किया है। अब देखिए, सौंदर्य बोध से संबंधित प्रश्न है बच्चों, इनको भी ध्यान से समझे। ये जो सौंदर्य बोध वाले प्रश्न हैं इनको हम किस ढंग से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो देखिए, इसका भाव सौंदर्य बताना है तो बता देंगे कि यहाँ कवि ने अपने पिता के व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन किया है। तो लिखिए एक बार नोट। कवि ने इस पद्यांश में अपने पिता के व्यक्तित्व का चित्रण करते हुए बताया है कि उन्हें बुढ़ापा नहीं व्यापा है। वे चुस्ती फुर्ती से दौड़ भाग सकते हैं और साहस से संपन्न है। उनका चलना फिरना बोलना आदि सब ओजस्विता से पूर्ण है। अब ये थोड़ा सा कठिन लैंग्वेज है, आप इसको ऐसे कह सकते हो कि इस पद्यांश में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने पिता के व्यक्तित्व का चित्रण करते हुए बताया है कि यद्यपि वे वृद्ध हैं किंतु वृद्धावस्था उन पर व्याप्त नहीं हो पाई है। आज भी वे युवाओं की तरह दौड़ सकते हैं। ठीक है ना, युवाओं की तरह दौड़ सकते हैं, खिलखिलाकर हंस सकते हैं और किसी भी आपत्ति या किसी भी मुसीबत को देखकर वो घबराते नहीं हैं और उनमें काम करने का क्या है? उत्साह है और गति है। इस तरह से आप ये भाव सौंदर्य बता सकते हो। अलंकार कौन से हैं? तो एक तो आप है ही, वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और साथ में इसमें विशेषोक्ति अलंकार भी है, विशेषोक्ति अलंकार भी है। और जो भाषा शिल्प है, भाषा शैली है, ये आप ऐसे ही बता देंगे। मधुरता सरसता गेयता है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है। ये इस तरह से हम जो बातें लिखते हैं वही बातें इसमें आनी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, अभी हम लोग केवल चौथे पॉइंट तक यहाँ पहुँचे हैं। अभी बहुत बड़ी कविता है ये, लेकिन मुझे इस कविता से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि किस तरह से यहाँ परिवार का जो संबंध है, परिवार के लोगों के बीच में जो प्रेम है, अपनापन है और एक दूसरे का सहयोग करने की जो भावना है वो कितनी अच्छी है। आज बहुत सारे जॉइंट फैमिली जो हैं, संयुक्त परिवार हैं, वो बिखर रहे हैं, वहाँ के लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? सब एक अपने आप को खुश रखने की सोच रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ परिवार का जो महत्व है,
परिवार के लोगों का जो महत्व है और उनके अपनेपन का जो महत्व है वो इस कविता में दर्शाया गया। आगे मैं बात करूंगा आप लोगों से कि भाई इसकी जो केंद्रीय भाव है या इसका जो सेंट्रल थीम है वो क्या है। जब हम आप इस कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को, उस समय हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। बच्चों यहाँ तक आप लोग अपना काम पूरा कंप्लीट कर लें तरीके से, ताकि आप लोगों के बाद में किसी तरह का प्रेशर ना पड़े। हम सब आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा सा अंतर होता है। ऑफलाइन जो क्लास होती है उसका एक अपना ही आनंद होता है, और ऑनलाइन जो क्लासें होती हैं उनका महत्व थोड़ा अलग तरह का होता है। सारे बच्चे उससे जुड़ नहीं पाते हैं, लिंक नहीं हो पाते हैं। इसलिए आप लोग कॉन्सेंट्रेट करके और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से होमवर्क दिखा रहे हैं, एक एक बात को बिल्कुल क्रम से नोट करके दिखा रहे हैं। बड़ा आनंद आता है ऐसे बच्चों को देख करके जो इतनी लगन और मेहनत के साथ ये काम कर रहे होते हैं। तो बच्चों इसी तरह आप लोग यहाँ पढ़ते रहें, मिलते रहें। यहाँ इस चैनल पर आप लोगों को 9वीं से लेकर और 12वीं क्लास तक और आगे कंपटीशन लेवल को ध्यान में रख करके सारे वीडियो आप लोगों को मिल सकते हैं यहाँ पर। तो आप लोग हिंदी विषय की संपूर्ण तैयारी के लिए इस चैनल के साथ सदैव जुड़े रह सकते हैं, बने रह सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में कंपटीशन तैयारी भी करनी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को ये चीज़ें काम आने वाली हैं। व्याकरण का पोर्शन, एक पूरी व्याकरण मैं आप लोगों के लिए सीरीज आरंभ करने वाला हूँ, तो आप जुड़े रहिए, बने रहें। मिलते हैं अगली बार अगले पदों को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ये बातें कितनी समझ में आ रही है मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली बार।